हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 8 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। यह सभी प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न में यह आकृति दी गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से होगा। और ये फिगर यहाँ देखिए दोनों नीचे साइड में है और यहाँ पे ऊपर के साइड में है। तो यहाँ पर भी आपका ऊपर के साइड में एक सर्कल हो जाएगा। तो ये वाला फिगर आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपका। तो ये वाला फिगर आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कोई यहाँ पर रीजनिंग नहीं लगाना है आपको, सिर्फ आपको फिगर देखना है और इस पैटर्न को पूरा करना है जो यहाँ पे बचा हुआ था। तो इसको हमने पूरा कर दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिसे निम्न समीकरण में स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला ऑप्शन हम देखते हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है गुणा धन ऋण भागा और बराबर। गुणा धन ऋण भागा और बराबर। सबसे पहले भाग देंगे इसका, तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पे है माइनस। यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा और यहाँ धन 36 और ये बराबर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ बराबर 8 नहीं आएगा, क्योंकि इसको 35 35 70 एक 71 हो जाएगा। उसमें से 9 घटाएंगे तो 8 नहीं आएगा, मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ कह रहा है गुणा धन भागा ऋण और बराबर। गुणा धन भागा ऋण और बराबर। यहाँ पे हम भाग देंगे तो 18 दूनी 36, यानी यहाँ पे आपका 2 आ गया और 5 सते 35 यहाँ पे हो गया धन और यहाँ पे है ऋण, ये आपका है 2 बराबर 8। तो ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 35, ये 8 के बराबर नहीं है, तो यह भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 35 हो गया, ये धन है और ये 18 दूनी 36, हाँ, तो ये भी नहीं होगा। अब आइए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या दे रहा है? तीसरे ऑप्शन में दे रहा है गुणा ऋण धन भागा और बराबर। गुणा ऋण धन भागा और बराबर। यहाँ पे भाग देना है पहले, बाड मास का नियम हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये आपका प्लस है, यहाँ पे है 36 और माइनस ये 7 बचे 35। तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा -1 और -1 इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ -1 प्लस में 9 बराबर 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है। सी में जो यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं उनको यहाँ पे स्टार के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। आम अनुपाते फल, तो फूल गोभी अनुपाते क्या होगा? तो आम क्या है? फल है। फूल गोभी क्या है? फूल गोभी एक सब्जी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर समूह की निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देख लिए कुछ अक्षर समूह दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो सबसे पहले आप कोडिंग करेंगे। 25 11 19 कोड आपको पता होना चाहिए सभी का। यहाँ होता है 22, ये होता है 8 और ये होता है पी का होता है 16। यहाँ पे 19 5 13 13 25 और ये 7। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 25 से यहाँ पे हो गया 22, मतलब -3 हो गया। 22 से 19 यहाँ पर भी आपका -3 हो गया। तो 19 से -3 करेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 किसका होता है? 16 होता है पी का। तो यहाँ पी हो गया और फिर 16 से अगर आप -3 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 11 से कितना कर रहा है? 3 माइनस कर रहा है तो 8 हो गया। इसमें देखिए 8 में से 3 माइनस किया 5 हो गया। यहाँ पर भी 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा?
तो 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि P और B हो गया। अब 19 से 16 हो रहा है, यानी कि 3 माइनस यहाँ पर भी 3 माइनस, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 हो जाता है J का होता है। तो यहाँ पर PBJ यही हमारा राइट आंसर हो गया। PBJ ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है 5 वस्तुएं A, B, C, D और E हैं जिनके वजन भिन्न भिन्न हैं। B का वजन E से दुगना है, C का वजन A से 3 गुना है, D का वजन C से 4 गुना है और B का वजन D से आधा है। तो इन सब में किसका वजन सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है किसका वजन सबसे ज़्यादा है, यहाँ आपको एक्चुअल मान नहीं बताना है। तो यहाँ अगर आप इस तरह से करेंगे कि B का वजन E से 2 गुना है तो B बराबर 2E, इस तरह से अगर आप करेंगे और जो भी यहाँ पे मान दिया गया है इस तरह से लिख के उसमें आप B जो भी दिया है उसका मान आप निकालें और उसके बाद पता करें कि किसका वजन सबसे ज़्यादा, तो ये समय ज़्यादा लग जाएगा। आपको यहाँ ये नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो कह रहा है उसको अपने एक फिगर के माध्यम से समझते जाना है। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है B का वजन E से दुगना है, तो दुगना है मतलब B का वजन E से दुगना है तो E से ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम इस तरह से बना लेते हैं, E से ज़्यादा किसका वजन है, B का वजन है। आगे कह रहा है C का वजन A से 3 गुना है, मतलब A से 3 गुना वजन किसका है, 3 गुना C का है, यानी कि C A से ज़्यादा वजन का है। आगे कह रहा है D का वजन C से 4 गुना है, अब D का वजन C से भी ज़्यादा है तो इसके ऊपर कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। आगे कह रहा है B का वजन D से आधा है, अब B का वजन D से आधा है मतलब D का जितना होगा उससे कम ही होगा B का, और B से कम E का है मतलब B और E D के नीचे ही आएंगे। और आपसे पूछ रहा है किसका वजन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा D का है, यानी जो ऑप्शन में आपका D दिया होगा ऑप्शन नंबर C आपका पाँचवें प्रश्न का राइट आंसर है। तो इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो आपका कम समय लगेगा, और जो पहले हमने बताया उस तरह से निकालेंगे तो उसमें आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि NOISE को 59141519 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DORMANT को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप कोड कर लीजिए, तो इसका कोडिंग कर लीजिए आप 14 15 9 19 5। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, तो 5 9 फिर आपका 14 15 19, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वर्णमाला के क्रम में लिख रहा है कोड को। तो पहले आपका 5 आता है यानी कि E आता है तो E को पहले लिखा, फिर I आता है I को लिखा, फिर NO और E इसका कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको वर्णमाला के क्रम में यहाँ पर जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका कोड कर लीजिए 4 15 18 13 1 14 और 20। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर आपका 13 14 15 और 18 20, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 1 4 13 14 15 18 20 ऑप्शन नंबर डी में आपका दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका छठवें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि PRICK को QTLGP और DOUBLE को EQXFQK लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ACEGARD को क्या लिखा जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कोड करिए सबसे पहले, तो इसका हो जाता है आपका 16 18 9 3 11, यहाँ पे 17 20 12 और जी का होता है 7 16। देखिए कौन सा रिलेशन इसमें बन रहा है, तो 16 और 17 यानी कि +1 हो गया, 18 और 20 +2, 9 और 3 12 +3, 3 और 4 7 यानी +4, और यहाँ पे 11 और 5 16 +5। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा होगा। देखिए पहले में 1 हो रहा होगा और इसमें आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 यानी कि +6 हो रहा होगा। तो ई का होता है आपका कितना 5, और इसमें 6 ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 हो जाएगा। यानी कि सेम प्रोसेस यहाँ पर भी कर रहा है। तो आप इसमें देख लीजिए 1 3 5
7, 1, 18 और 4। तो पहले 1 ऐड करेगा तो 2 हो गया, यानी कि बी हो गया। फिर आपका 2 ऐड करेगा तो 5 ई का होता है। 3 ऐड करेगा तो 5 और 3 8, यानी कि एच का होता है। 7 और 4 11 के का होता है। और 1 में आपका 5 ऐड करेगा तो 6 होता है, 6 होता है एफ का। तो BEHKF, ये के है, BEHKF देखिए किसी में मिल रहा है, BEHKF, BEHKF। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है BEHKF, बाकी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट होगा। परीक्षा में आपको सिर्फ इतना करना है, मान लीजिए इतने पर ही आपको मिल जा रहा है तो इतना करके आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। इसको आप पूरा अपने से रफ कॉपी पे सॉल्व करके देख लीजिएगा। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पैटर्न दिया हुआ है 7, 12, 50, 10, 11, 53, 12, 15 और यहाँ पे क्या हो गया आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा रिलेशन अप्लाई हो रहा है। इस तरह के प्रश्नों को जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपके दिमाग में कौन सा ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है या कौन सा प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ आपको 50 लाना है। 7 में आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 14 हो गया। और 12 में आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 36। और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20 हो गया और प्लस में 11 3 33 हो गया और दोनों को ऐड करेंगे तो 53 हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 15 3 45, 5 4 9 और 4 2 6, यानी कि 69 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह के प्रश्नों को आप जितना सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 17, 21, 5, 5 और ये 14, 20 और यहाँ पे आपका होता है 18, 2, 2 और ये 17। इसको भी कर लीजिए इसी समय। यहाँ पे 16 हो गया और ये आपका 9, 20, 3 और 8। अब देखिए यहाँ इन दोनों में कौन सा रिलेशन अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ 17 और 20 यानी कि +3 हो गया। यहाँ देखिए 21 और 18, तो 21 से 18 हो गया -3 हो गया। यहाँ 5 से 2 हो गया, यहाँ पर भी -3, 5 से 2 हो गया, यहाँ पर भी -3 और यहाँ 14 और 3 17 प्लस में 3 हो गया, यानी +3 कर रहा है और -3 कर रहा है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, P में आपका +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 3 19, यानी कि यहाँ पर आपका S हो जाएगा। उसके बाद I में देखिए, I में आपको अगर 9 9 3 12, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो 9 में आप 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा, F का हो जाएगा। T में देखिए, अब यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में और लास्ट में आपका +3 किया हुआ है, बाकी में आपका -3 किया हुआ है। तो -3 कहाँ पर किया हुआ है, जहाँ पर आपके स्वर हैं, यानी कि A E I O U यहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पर -3 कर रहा है, और कॉन्सोनेंट जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या कर रहा है, +3 कर रहा है। तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट था, यहाँ हमने +3 किया, 19 हो गया S का। I ये हमारा स्वर है तो इसमें हमने माइनस किया, यहाँ F हो गया। T हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 W का होता है। C इसमें भी 3 ऐड होगा तो यहाँ पर भी F हो जाएगा, और H इसमें आप 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 11 होता है K का। तो S F W F K, S F, तो S F एक ही ऑप्शन में आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका केवल 2 निकालने पर भी आ सकता था, आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है, यानी 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, S F W F K, S F W F K। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं,
सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हो गए, और सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। आगे कह रहा है सभी डॉक्टर वकील हैं, सभी डॉक्टर वकील हैं, सभी डॉक्टर वकील हैं। तीसरा कथन कह रहा है कोई भी वकील नर्तक नहीं है, कोई भी वकील ये नर्तक नहीं है, तो यहाँ पे आपका नर्तक हो गया, कोई भी वकील नर्तक नहीं है, मतलब इसको क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष पहला कह रहा है कोई भी डॉक्टर नर्तक नहीं है, कोई भी डॉक्टर नर्तक नहीं है, तो सही है, क्योंकि डॉक्टर वकील को कह रहा है वकील यहाँ से यहाँ तक और इसी में डॉक्टर आ रहा है, तो कोई भी डॉक्टर नर्तक नहीं है, मतलब पहला जो निष्कर्ष है वो हमारा राइट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कोई भी इंजीनियर नर्तक नहीं है, तो कोई भी इंजीनियर नर्तक नहीं है, और वकील यहाँ से यहाँ तक उसी के बीच में इंजीनियर भी आ रहा है, मतलब यह भी आपका राइट हो गया। अब देखिए तीसरा यहाँ कह रहा है कुछ वकील इंजीनियर हैं, कुछ वकील इंजीनियर हैं, तो वकील आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से कुछ वकील इंजीनियर हैं, मतलब कि तीसरा भी आपका राइट हो गया। तो यहाँ पे आपका सभी जो निष्कर्ष हैं वो राइट हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पे आपका 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ वकील को कह रहा है कि वकील नर्तक नहीं है, और वकील आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा है, जिसके अंदर डॉक्टर भी आ रहे हैं और इंजीनियर भी आ रहे हैं, तो कोई भी डॉक्टर नर्तक नहीं होगा, कोई भी इंजीनियर भी नर्तक नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में अब आ रहा होगा। आइए हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। भाई, बहनें और पिता, इन तीनों का आपको वेन आरेख बनाना है। तो जो भाई है वो पिता भी हो सकता है, पिता भाई भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपका कुछ पिता भाई भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, तो पिता और भाई का इस तरह से बन जाएगा। और बहन जो कि वो फीमेल है और ये दोनों मेल हैं, तो फीमेल यानी कि बहन अलग हो जाएगी, ये बहन हो गई, और इसमें से एक पिता हो गया और एक भाई हो गया। तो भाई, पिता और बहन, इस तरह से वेन आरेख बनेगा। देख लीजिए किस में दे रहा है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो अंतर निकालिए सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए क्या करिए, एक यहाँ पर तो 0 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर आपका तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर अंतर निकाल के काम नहीं चलेगा, हमको कुछ दूसरा यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम 1 से गुणा करते हैं 40 से कम 40 हो गया, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपका +2 कर दे रहा है, यानी कि 42 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 3 चौक 12 इंटू 3, यानी कि इंटू 1 कर रहा है, +2 कर रहा है, फिर इंटू 3 कर रहा है, अब यहाँ पे +4 करेगा, +4 तो 30 हो गया। अब यहाँ पे फिर 5 में क्या करेगा, तो इंटू 5 कर देगा। एक बार 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक बार गुणा कर रहा है, एक बार धन कर रहा है, एक बार गुणा कर रहा है, एक बार धन कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपका गुणा हो जाएगा। तो गुणा किस में करना है, आपको इसमें करना है, तो 13 × 5 = 65, यानी कि 650 ही आपका राइट आंसर हो गया। 650 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। आइए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वें प्रश्न में दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है। यहाँ कह रहा है यदि दर्पण को चित्रानुसार MN पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये M और N इसको मान लीजिए, यहाँ पे कह रहा है। तो अब आपका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो आपको याद रखना है कि दर्पण के नज़दीक जो है वो यहाँ पर भी नज़दीक होगा, यानी कि यह इस तरह से हो जाएगा। 8 ऐसे ही बनेगा। 9 आपका, ये देखिए ये वाला भाग दर्पण के नज़दीक है, तो यहाँ पर भी ये वाला भाग दर्पण के नज़दीक हो जाएगा इस तरह से। 6 है,
तो 6, ये वाला भाग दर्पण के नज़दीक है तो 6 इस तरह से हो जाएगा। 4 है, अब इधर वाला भाग दर्पण के नज़दीक है, यानी कि ये वाला भाग आपका दर्पण के नज़दीक हो जाएगा। और 2 में ये वाला भाग नज़दीक है तो यहाँ पर भी आपका 2 इस तरह से हो जाएगा। अब देख लीजिए कहाँ पर बन रहा है, किस ऑप्शन में, तो ध्यान से देखिएगा। 7, 8, 6, यहाँ पे 6 को उल्टा कर दिया पहले में, तो पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, और तीसरे में आपका यानी कि तीसरा ही दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 13वें प्रश्न का राइट है। ये आपका इस तरह से हमने बना दिया, ये इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से करके दिया हुआ 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 13वें प्रश्न का। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि PLAN को KOZM लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में FLIC को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए PLAN कोड कर दीजिए आप, तो यहाँ P के बाद, तो यहाँ पे कोड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो P का K दे रहा है, L का O दे रहा है, A का Z और N का M, यानी कि अपोजिट दे रहा है। P का अपोजिट क्या होता है, K, कुर्ता पैजामा इसकी ट्रिक है। L का अपोजिट O होता है, यानी कि लो, LO, ये इसकी ट्रिक है। A का A to Z, अपोजिट क्या है, Z है। और M का N होता है या मैन, MAN, तो N का M हो गया, यानी कि यहाँ पे अपोजिट केवल दे रहा है, तो यहाँ पर भी आपको अपोजिट लिखना है। F का क्या होता है, F का U होता है, L का O होता है, I का इंडियन रेलवे, ये इसकी ट्रिक है, यानी कि I का R हो गया, और C का X होता है, और K का कुर्ता पैजामा यानी कि P होता है। तो UORXP, UORXP ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसकी ट्रिक जो है, इसका जो वीडियो है, इसका वीडियो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं कि इसको आपको याद कैसे करना है, याद करने की ट्रिक क्या है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा गया है, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कागज को 2 बार फोल्ड किया गया है और उसमें दिए गए आकृति के अनुसार कट किया गया है। अब इसको जब ओपन किया जाएगा तो यह कैसा दिखाई देगा। तो इसको चारों ऑप्शन में से आपको देख के बताना है कि यह कैसा दिखाई देगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि ओपन करने पे उसको वह कैसा दिखाई देगा। चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन राइट है। आइए हम 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि CLOT को 62434040 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में MOSAIC को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कोड कर लीजिए। C का होता है 3, 12, 15 और यहाँ पे 20, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और ये आपका 12, तो यहाँ पे देखिए ये 24, 30, 40। अगर यहाँ देखिए इसका C है, यानी कि C का 3 होता है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, 3 दूनी 6, इसका 12 होता है, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40, यानी कि जो कोड है उसका दूना करके यहाँ पे लिख रहा है। इसका देख लीजिए, इसका कोड होता है 13, 15, 19, 1, 9, ये I है, 9 और 3, तो 13 दूनी 26 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। यही आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो 26, 30, 38, 21, 26, 30, 38, 21 और 86, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है कुछ बिस्तर मेज हैं, कुछ बिस्तर मेज हैं, तो यहाँ पे हम बिस्तर बना लेते हैं, और कुछ बिस्तर मेज हैं। आगे कह रहा है सभी बिस्तर कुर्सियां हैं। अब सभी बिस्तर कुर्सियां हैं मतलब इसको हम क्या करेंगे, एक कुर्सी बना देंगे। सभी बिस्तर कुर्सी हैं,
अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, तो कुर्सी आपकी यहाँ से यहाँ तक है और इसमें मेज यहाँ है, तो मतलब निष्कर्ष एक आपका राइट है, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, ये आपका राइट है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, दूसरे में कह रहा है कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, तो ये आपका गलत है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर भी आपको कोई रीजनिंग नहीं लगानी है, सिर्फ आपको चारों ऑप्शन को देखना है ध्यान से, और प्रश्न की आकृति में कौन सा ऑप्शन अंतर्निहित है, यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, अंतर्निहित कौन सी आकृति है वही आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर भी आप कमेंट करके बताएंगे। अब आइए हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस तरह की श्रेणी में सबसे पहले हम अंतर, पहला काम हमारा अंतर निकालना होता है, तो हम अंतर ही निकालते हैं। यहाँ पे आपका 15 का अंतर हो गया, इसमें 30 का हो गया, इसमें आपका 8 4 12 यानी कि 45 का हो गया, और इसमें आपका 0 और 12 6 18 यानी कि 60 का हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ पर एक सीरीज़ दिख रहा है, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, तो 15 5 75, यहाँ पे इसमें 75 ऐड होगा, तो 5 5 10 और 8 7 15 1 16 और 2 यानी कि 260, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था, तो 260 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब आइए हम आखिरी प्रश्न यानी कि 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है 6 लड़कियां के एल एम एन ओ और पी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठी हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 6 लड़कियों को, 1 2 3 4 5 और 6। अगर उत्तर की तरफ बैठी हैं तो ये मुख करके, तो ये राइट हो जाएगा और ये इनका लेफ्ट हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पी और के बीच में यल बैठी है, क्लियर स्थान नहीं है तो हम यहाँ बगल में लिख लेते हैं, पी और के बीच में कौन बैठा है, एल बैठी है, पी और के बीच में। ओ के बाएं तीसरे नंबर पर है। अब के बाएं तीसरे नंबर पे, अगर के को हमने यहाँ बैठाया तो बायां इधर होगा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन है, ओ बैठा हुआ है, ये बैठी हुई है। आगे कह रहा है ओ के बाएं तीसरे नंबर पर बैठी है, ठीक है। एन एल के दाएं तीसरे नंबर पर है, एन जो है वो एल के दाएं तीसरे नंबर पर है। अब दाएं है तीसरे नंबर पे, मतलब कि 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन बैठा होगा, एन बैठा होगा, क्योंकि एल के दाएं 1 2 और 3 दायां इधर होगा, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, एन बैठा है। के ठीक यम के बाएं पड़ोस में बैठी है, के जो है वो ठीक यम के बाएं, अब यम के बाएं, तो यम आपका जब यहाँ पे बैठेगा तो इसके बाएं के बैठा हुआ है, पड़ोस में बैठी हुई है, पड़ोस में। के और एन के बीच में यम बैठी है, के और एन के बीच में एम बैठी है। ओ और एल के बीच में कौन बैठा है, ओ और एल के बीच में कौन बैठा है, तो पी बैठा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, इन 6 मित्र का स्थान हमने क्लियर कर लिया। तो यहाँ पर भी आप लाइन से बैठा दीजिए, तो ओ पी एल के एम और एन। आपसे पूछा जा रहा है एल और ओ के बीच में कौन बैठा है, तो एल और ओ के बीच में पी बैठी है, बैठा नहीं है, बैठा आ रहा है, बैठी है, तो पी बैठी है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, यानी 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखा करें, आपको आगामी जो भी परीक्षाएँ आएंगी उसमें और निश्चित रूप से फ़ायदा करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।